बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भाई, ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम मास ऑफ आइसोटोप मालूम करते हैं। मैंने लिखा है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द मास ऑफ आइसोटोप्स। आगे ऑस्टन्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ है। ऑस्टन्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ फर्स्ट टाइम ऑस्टन एक साइंटिस्ट है, उसने इसको डेवलप किया और उसने एलिमेंट्स या आइसोटोप को आइडेंटिफाई किया उनके मास की बुनियाद पर। उसके बाद आया डेम्पस्टर। डेम्पस्टर्स का जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है ये उसने सॉलिड स्टेट ऑफ आइसोटोप के लिए डेवलप किया। मसलन आपके पास सैंपल सॉलिड में है तो आप उसको डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आपके पास ये वाला स्पेक्ट्रोमीटर मौजूद हो। ये था बेसिक सा इंट्रोडक्शन, इसके अंदर कोई ख़ास बात नहीं है कि ऑस्टन पहला मास स्पेक्ट्रोमीटर है, उसको मास की बुनियाद पर हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि एक का मास 12 है, एक का 24 है, तो आपके ज़हन में फ़ौरन आ जाएगा कि ये 12 किसका मास है, 24 किसका मास है। तो मतलब मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं। तो ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है इसमें हम सॉलिड स्टेट में सैंपल जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। अब आगे है प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। इसमें सबसे पहले जिस चीज़ का आपने मास मालूम करना है, जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है, उसको वेपर फेज में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? सॉलिड स्टेट है या लिक्विड है, जिस हालत में मर्जी है, आप उसको वोलेटिलाइज करेंगे यानी वेपर फेज में लाएंगे। वेपर फेज में लाने के बाद फिर आप उसको आयोनाइज करेंगे, आयन बनाएंगे। आयन कैसे बनाते हैं? जैसे मॉलिक्यूलर आयन बताया था कि आप हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्स रेज वगैरह डालेंगे और वो जो मॉलिक्यूल है या एटम है वो आयन बन जाएगा। मैं मिसाल दे रहा था, मिसाल के तौर पर फर्ज करो आपके पास ये कोई मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर आपने इलेक्ट्रॉन टकराया, जोर से इलेक्ट्रॉन लगा इसके साथ, इसका जो बाहर इलेक्ट्रॉन है वो उसने बाहर निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन ये था, एक उसका निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये जो है ये आयन बन जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? कंफ्यूजन क्लियर? अब आपको ये समझ आ गई कि मॉलिक्यूल आयन कैसे बनता है। जब हम मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराते हैं, इलेक्ट्रॉन की बोलो बम्बार्डमेंट कराते हैं या कोई एक्सरेज वगैरह डालते हैं तो वो मॉलिक्यूल आयन बन जाता है। पहला काम हमारा हो गया, सैंपल इज वोलेटिलाइज्ड देन आयोनाइज्ड विद द हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद क्या किया? फिर उनको सेपरेट किया। क्या किया? सेपरेट किया, अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड, वो मैं आगे चल के प्रोसीजर बताऊंगा कैसे। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके उनको सेपरेट किया, अलग-अलग किया, अलग-अलग किया। फिर उसके बाद फिर फाइनली क्या होगा? फिर उनकी मास टू चार्ज रेशो, मास टू चार्ज रेशो का मतलब मास है यहाँ पर। वैसे मास टू चार्ज रेशो और चीज़ है, वो हम एडवांस केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं बच्चों को कि चार्ज डिफरेंट होगा तो फिर मास टू चार्ज रेशो वैल्यू को फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जब आयन बनते हैं तो किसी का चार्ज 1 होगा, किसी का 2 होगा, किसी का कुछ होगा, उस हिसाब से हम m ओवर e मालूम करते हैं। लेकिन आपके सिलेबस तक बात की जाए तो फिर आपको पता है कि आप में चार्ज सेम रहेगा तो फिर m ओवर e की बात ही होगी और m ओवर e की बात में मतलब मास ही होगा जी सारे में। क्लियर? फिर P की शक्ल में मैं ग्राफ आ जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि कोई भी ऑटोमेटेड ये कंप्यूटराइज मशीन है, इधर हम सैंपल रखते हैं, सारी वर्किंग होके हमें ग्राफ मिल जाता है। बेसिकली हमने इस ग्राफ को रीड करना है, यहाँ से हमें मास का पता चलता है। जैसे आपकी ये ECG होती है किसी पेशेंट की, मरीज़ की, डॉक्टर जब करते हैं ECG, तो ECG से उसको ग्राफ मिलता है, तो ग्राफ से वो पढ़ता है कि इसके कहाँ कहाँ वेन में प्रॉब्लम आ रही है, यानी हो। अब आगे हम करते हैं वर्किंग। वर्किंग करने में सबसे पहली बात आपने वही वेपोराइजेशन या वोलेटिलाइजेशन कि सैंपल इज वोलेटिलाइज्ड, सब्सटेंस इज वोलेटिलाइज्ड, जिसका मास मालूम करना है उसको वोलेटिलाइजेशन चैम्बर में ले जाएंगे और वहाँ उसको हीट करेंगे, वोलेटिलाइज करेंगे और उसको वेपर फेज में ले आएंगे। फ़ौरन वेपर फेज में लाने के बाद आप वहाँ प्रेशर रिड्यूस कर देते हो, प्रेशर वेरी लो कर देते हो। कितना? 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁷ टॉर।
ताकि मॉलिक्यूल्स के कोलिजन कम हो जाएं, टकराव कम हो जाएं। वहाँ पर कोलिजन कम होंगे तो ऑब्वियसली फिर दोबारा जो है उसके आगे फर्दर जो है रिएक्शंस वगैरह के चांसेस नहीं होंगे। फिर उसके बाद आपने क्या किया, इसी वक्त पर आपने क्या किया, आपने उसकी आयोनाइजेशन करनी है। आयोनाइजेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या, मसलन देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन सैंपल के ऊपर टकराए, हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से निकली, लेट सपोज यहां से निकली, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, इधर आपने सैंपल रखा, सैंपल के ऊपर टकराया, वो सैंपल फौरन आयन बन गया। क्या बन गया, आयन बन गया। अब इधर आपने क्या किया, नेगेटिव ग्रिड लगाकर इनको इधर खींचा। दो तरीके होते हैं आयन को अपनी तरफ एक्सेलरेट करने के। एक्सेलरेट करना क्या होता है वो मैं बता देता हूं। आपको पता है फिजिक्स में पढ़ते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब पैदा होता है, जब वेलोसिटी चेंज होती है, या वेलोसिटी बढ़ती है या कम होती है। जब वेलोसिटी बढ़ती है तो इसका मतलब वो उसकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाती है, वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो गई तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आना शुरू हो गया, वो तेज़ मूव करना शुरू हो गया। बिल्कुल ये जो आयन है, ये जो आयन बने हैं यहाँ पर, जो आयन उनको पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट लगाई और पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ खींचा। बोलो, खींचा। जब पॉजिटिव आयन खींचे तो वो एक्सेलरेशन शुरू हो गया। अब आगे वोल्टेज अप्लाई किए, 500 से 2000 वोल्टेज लगाए। इन वोल्टेज ने उनकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया। उन्होंने इसको, इस वोल्टेज से आयन एक्सेलरेट होना शुरू हो गए, उनकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो गई, वो तेज हो गए। प्लेटों से गुजरने के बाद आपने वहां लगाई मैग्नेटिक फील्ड। क्या लगाई, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है यूँ समझ लें ये आयन जा रहा है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। जब ये आयन जाएगा इसके ऊपर, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सर्कल में मूव करेगा। किस मूव करेगा, अब ज़्यादा इसकी डिटेल की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपने इतनी बात याद रखनी है कि जब हमने 500 से 2000 वोल्टेज लगाए तो इन आयन्स ने एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। इन आयन्स ने एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया, और एक्सेलरेशन के बाद इन्होंने, हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई। क्या लगाई, मैग्नेटिक फील्ड। ये समझ ले, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो इन आयन्स ने सर्कल में मूव करना शुरू कर दिया। किसमें, सर्कल में, ऐसे ऐसे सर्कल में मूव करना शुरू कर दिया। समझ आ गई मेरी बात की। और सर्कल जो है उसका जो रेडियस है वो डिफरेंट होगा हर आयन के लिए, डिपेंड करता है उसकी मास टू चार्ज रेशो पर। देखें मास पर, यानी यूं समझ ले, मास पर जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेडियस भी ज्यादा होगा। नजर आ रहा है, जिसका मास कम होगा उसका रेडियस भी। मसलन आपके पास फर्ज करो 3 आइसोटोप हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। एक हम रेड से ड्रा कर देते हैं, ओके। जिसका मास कम है उसका रेडियस सबसे कम है। इसका मतलब एक रेड वाला हो गया, एक ब्लैक वाला और एक ब्लू वाला। अब ये आयन में मूव करना शुरू हो गए। अब आयन में मूव, सिंपल सी बात है ना। सबसे पहले सैंपल को वोलेटिलाइज किया, फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवा के उसको आयन बनाया। आयन बनाने के बाद फिर क्या किया, वोल्टेज अप्लाई किए, उनको एक्सेलरेट करवाया, फिर मैग्नेटिक फील्ड लगाई। मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद उन्होंने सर्कल में मूव करना शुरू कर दिया। किसमें, सर्कल में। सर्कल का रेडियस उनकी मास टू चार्ज रेशियो पर डिपेंड करता है। यूं समझ ले, मास पर डिपेंड करता है। इसका मतलब जिसका मास कम होगा उसका रेडियस छोटा होगा दायरे का। रेड वाले का रेडियस छोटा है, ब्लैक वाले का उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा ब्लू वाले का। कहता है वो घूमने के बाद दे विल कोलाइड ऑन द इलेक्ट्रोमीटर। आगे ये लगा हुआ है, इसको कहते हैं आयन कोलेक्टर। क्या कहते हैं, आयन कोलेक्टर, या इसका नाम है इलेक्ट्रोमीटर। इसके ऊपर टकराएंगे और रिकॉर्ड हो जाएंगे। इसके ऊपर टकराएंगे और
रिकॉर्ड हो जाएंगे, वहां से ग्राफ बन जाएगा। अभी हमने आगे कुछ बातें यहां पर डिस्कस करनी है। एक बात हमने ये डिस्कस करनी है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है जब वो मूव करता है, मोशन परफॉर्म करता है, तो वो करंट जनरेट करता है। क्या करता है? करंट पैदा करता है। करंट, अगर ये आइन दायरों में घूमेंगे तो ये करंट पैदा करेंगे। क्या करेंगे? और करंट की वजह से, उसके करंट की वजह से हमें उनकी रिलेटिव अबंडेंस का पता चलेगा। अभी एक और बात याद रख ले, ये तो हो गई उनकी मास के हिसाब से, जिसका मास ज़्यादा होगा वो बड़े दायरे में घूमेगा। फाइनली देखें, दे विल कोलाइड एट डिफरेंट लोकेशन। ये से वहाँ नीचे कोलाइड करेगा, देखो ये यहाँ पर कोलाइड करेगा, और ये वाला जो है यहाँ पर कोलाइड करेगा, और ये वाला जो है ये इस जगह पे कोलाइड करेगा। आपको नज़र आ रहा है ना? तो अपनी मास के हिसाब से वो सेपरेट हो जाएंगे, अपनी मास के हिसाब से सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? अब यहाँ पर वो एक और बात करता है, वो कह रहा है H जो है, H ये R तो रेडियस ऑफ सर्कल हो गया ना, M/E मास टू चार्ज रेशो हो गई, और E इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपने प्लेट के ऊपर लगाई थी, आपने जिसकी वजह से उसको एक्सेलरेट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो 500 से 2000 वोल्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और H यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? H क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। E इलेक्ट्रिक फील्ड है और H क्या है बोलो? मैग्नेटिक फील्ड। ये दो बातें हमें समझ आ गई। अब ज़रा तवज्जो कीजिए, अगर दो रकमें आपस में ज़रब खा रही हों आपस में, तो उनका रिलेशन इनवर्स होता है। अगर दो रकमें, जैसे प्रेशर और वॉल्यूम ज़रब खा रहे हैं, तो प्रेशर और वॉल्यूम का कौन सा रिलेशन? इनवर्स। H R से ज़रब खा रहा है, तो H का R के साथ इनवर्स रिलेशन है। R E से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होना डायरेक्ट रिलेशन है। डिवाइड होना बोलो। H का R के साथ इनवर्स रिलेशन है, R का E के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। यहां पर वो कह रहा है कि अगर आप रेडियस को खुद भी चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। आप इनमें से एक फैक्टर को कांस्टेंट रख लें, दूसरे को चेंज करना शुरू कर दें। मसलन अगर आप E कांस्टेंट, क्योंकि दोनों को चेंज नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली, ये मैंने आपको पहले भी एक दिन बात बताई है कि दो वेरिएबल का रिलेशन अगर डिस्कस करना है तो उनमें से एक का होता है, एक को कांस्टेंट रखना पड़ता है। समझ आ गई मेरी बात की? इसका मतलब अगर फर्ज करें E को कांस्टेंट रखा, H को चेंज किया, H बढ़ाओगे तो R कम हो जाएगा, अगर H को कम करोगे तो R इनवर्स रिलेशन है ना। R का E के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब अगर आप H को कांस्टेंट रखेंगे, E बढ़ाओगे तो R भी बढ़ जाएगा। समझ आ गई बात की? यहां वो फाइनली बात कर रहा है, कह रहा है चूंकि ये चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करते हैं तो इनका एक चार्ज होने की वसातत से, वजह से, कहता है ये करंट पैदा करते हैं। क्या? जितने आइन ज्यादा होंगे उतना करंट भी ज्यादा होगा। अमाउंट ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर नंबर ऑफ आइंस। जितने आइन ज्यादा होंगे, बेसिकली ये करंट बताएगा हमें अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस। क्या बताएगा? रिलेटिव अबंडेंस के बारे में मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में बताया था कि रिलेटिव अबंडेंस मीन उनकी परसेंटेज के, वो कितनी परसेंटेज में है वहां पर। फर्ज करें आप सैंपल देते हैं, उसमें सबसे परसेंटेज में एक आइसोटोप है, तो इसका मतलब उसके आइन भी सबसे ज्यादा होंगे, फिर उससे बनने वाला करंट भी ज्यादा होगा, फिर अल्टीमेटली हमें पता चल जाएगा कि उसकी रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा है। समझ आ गई बात की? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, उनसे फाइनली रिकॉर्ड होकर डिटेक्ट हो जाएंगे, हम उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब हम आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं, ग्राफ की तरफ। ये हमें ग्राफ मिलेगा, ग्राफ में एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा। वाई एक्सिस पर रिलेटिव अबंडेंस आएगी, एक्स एक्सिस पर हम मास टू चार्ज रेशो लेंगे हमेशा। एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे बोलो? अब जरा तवज्जो करें, ये 20, 21, 22 जिसकी पीक सबसे आगे होगी, जिसकी पीक
उसका मास सबसे ज़्यादा होगा। नज़र भी आ रहा है, उसका 22 मास है, इसका 21, इसका 20। जिसकी पीक सबसे पीछे होगी उसकी मास सबसे कम होगी। जो हाइट ऑफ पीक है, क्या मैंने बोला? हाइट ऑफ पीक, ये पीक्स हैं आपको नजर आ रही हैं। हाइट ऑफ पीक इज इक्वल टू परसेंटेज अबंडेंस। हाइट ऑफ पीक जो है वो परसेंटेज अबंडेंस है। हाइट ऑफ पीक बोलो। मसलन ये देखिए, सबसे बुलंद पीक है, इसकी परसेंटेज तकरीबन 88 या 85% है। यानी इधर से आप परसेंटेज लोगे, इधर से, और नीचे से एक्स एक्सिस से आपको मास मिलेगा। समझ आ गई बात? तो इस तरीके से आपको ग्राफ, मसलन अगर आपसे पूछा जाए, अगर मैं इधर ये मिटा दूं, इधर एक्स लिख दूं, पूछूं व्हाट इज एक्स, तो आपको पता है इट इज एम ओवर ई। अगर मैं इधर वाई लिख दूं, इसको मिटा दूं, तो आपको पता है ये परसेंटेज अबंडेंस है, यह परसेंटेज ऑफ आइसोटोप है। मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब यह है कि जितनी पीक ज्यादा होगी उसकी परसेंटेज उतनी, और जितनी उसकी हाइट कम होगी परसेंटेज। अगर आप देखें, मैं इनको x के नाम से दे दूं, ये x है, ये z है, ये y है। आपसे मैं पूछूं सबसे कम मास किसका है? मास x का। शाबाश। x का मास 20 है, सबसे कम है, मास की बात हो रही है। और सबसे ज्यादा मास किसका है? y का। और सबसे कम परसेंटेज किसकी है? y की परसेंटेज। और सबसे ज्यादा x की। ये था हमारा आज का लेक्चर। कोई कंफ्यूजन रह गई है? इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है। देखिए, बड़ी सिंपल सिंपल और सादा सादा सी बातें कि ये प्रिंसिपल क्या है, इसकी वर्किंग कैसे है, इसके अंदर कौन कौन सी बातें हैं, कैसे कैसे वो कोलाइड करते हैं, इस इक्वेशन का क्या ताल्लुक है, और ये फाइनली ग्राफ जो है वो कैसे। अब एक बात आखिरी रह गई है, इसके नीचे बुक में आप पढ़ेंगे कुछ मेथड्स हैं आइसोटोप को सेपरेट करने के, जिनके जस्ट नाम लिखे हुए हैं। सवाल आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन वो आता है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ मेथड्स, या राइट डाउन द मेथड्स यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स। उनमें से सेपरेशन में एक तो मास स्पेक्ट्रोमीटर जो आपने पढ़ लिया है, इसके बाद वहाँ पर लिखा हो गैसियस डिफ्यूजन है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है। तो ये 4 5 6 मेथड्स जो हैं उसके नाम लिखे हुए हैं, वो आपने याद कर लेने हैं, उनको अंडरलाइन कर लेना है, वहाँ से जो है वो एक शॉर्ट बन सकता है। ठीक होगी बात? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।